हेलो दोस्तों, टीएनओ विजन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज हिंदी का मॉक टेस्ट 3 को शुरुआत करने जा रहे हैं और ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखेंगे, क्योंकि इसमें और जो इसके जो क्वेश्चन थे वैसे ही पैटर्न पे आधारित हैं। और जो हम लोगों को टारगेटेड करेंगे, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, और जो भी आगे एग्जाम लगे होते हैं जैसे टेट है, सुपर टेट, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि सारी हिंदी का निचोड़ और सारे मिसलेनियस पैटर्न पे होता है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने पहले भी बताया था, देखो ये पहले जब क्लास जो कराएंगे इसकी, तो इसको भी हम कराते चलेंगे। हम लोगों की जो 2 सीरीज चल रही हैं, एक देखो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो हम लोगों का आज कौन सा मॉक टेस्ट है? ये मॉक टेस्ट 3 है। और इस सीरीज को भी करा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कल की क्लास में किए थे, उससे पहले 30 किए थे। इसमें 80 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो चुके हैं। अब 1000 प्रश्नों को इसको करा देंगे, उसको करा देंगे। इसके बाद हम लोग साहित्य की तरफ बढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। क्लास नंबर 3 है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण है? पहले तो महाप्राण को समझते हैं। महाप्राण जो हम लोग जो जो व्यंजन को लिखते हैं, जैसे 5 वर्गों में होते हैं, 25 होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, और ऐसे भी होते हैं। उसमें दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण, और जो 1 और 3, 5 ये होते हैं अल्पप्राण। तो जैसे का है, तो का किसमें आता है? पहले वर्ग में, तो ये कैसा हो जाएगा? अल्पप्राण। खा महाप्राण, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाप्राण। और गा किस में आएगा? गा आएगा अल्पप्राण, क्योंकि ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो का खा गा ये तीसरे में आएगा, तो ये हो जाएगा अल्पप्राण। चा ये प्रथम में आएगा, तो ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। अब चलते प्रश्न नंबर दूसरे पे। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन को जैसे हम लिखते थे, देखो पवन पवन जब कोई मात्रा नहीं लगी होती है तो वो होता है पो धन अन। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? पो धन अन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पा धन वन ये अशुद्ध है, और पो धन अन, तो ये अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा पावन, क्योंकि ये ओ की मात्रा लगी है तो ओ वाली आ में बदल जाती है। तो इसको बन जाएगा क्या? पावन। तो ये पवन ये भी गलत है। अब चलते प्रश्न नंबर 3 पे। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, अब इसमें देखो पहली भी क्लास में बताया था, जैसे प्रति है, यथा है, ऐसे जब भी कुछ भी आता है तो हमेशा किस में आते हैं? अव्ययी भाव समास में। जिसका जो इसमें देखो ये होता है कि जिसका प्रथम पद मतलब उपसर्ग हो, वही प्रधान हो, तो ऐसे होता है इसमें अव्ययी भाव। तत्पुरुष में क्या होता है? जैसे तत्पुरुष को देखें तो तत्पुरुष में होते हैं, देखो जैसे उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। अगर द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें जैसे आता है कि जैसे माता पिता, और इसके में बीच में योजक चिन्ह लगता है, माता पिता, भाई बहन। तो इसमें ऐसी चीज आती है किसमें? द्वंद्व समास में। द्विगु में क्या होता है कि जहाँ संख्या, जैसे पहला पद संख्यावाचक होता है, चौराहा, तिराहा, ऐसी चीजें किसमें आती हैं? द्विगु समास में। अच्छा प्रश्न नंबर 4 पे। इसमें से अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये चीज हमेशा याद रखना, पेपर में नहीं शब्द छूट जाता है लोगों को पढ़ने में, तो यही से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर पढ़ते हैं तो अश्व का पर्यायवाची तो सीधा मार देंगे घोटक, जबकि उसने पूछा क्या है? नहीं, तो घोटक होता है, और हई होता है, बाजी होता है, तुरंग होता है, कुंजर कुंजर नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंजर। कुंजर किसका होता है? हाथी का होता है। अब चलते प्रश्न नंबर 5 पे। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम होता है जिससे, अगर देखो कृतज्ञ, जो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ मतलब उसका जस्ट अपोजिट कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब बोले तो यानी उपकार मानने वाला। कृतज्ञ होता है यानी उपकार मानने वाला, कृतज्ञ होता है कि उपकार न मानने वाला। तो उसमें कृतज्ञ क्या 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 होगा? इसके कृतज्ञ। और देखो कठिन, देखो ये मतलब कठिन का विलोम क्या होता है? कठिन का मतलब हो जाएगा सरल। और कृपण का क्या हो जाएगा? मतलब उसको बोलते हैं दानी, या कृपण का क्या होता है? उदार। और कृतज्ञ, कृतज्ञ का तो जो उसका ही है कृतज्ञ। और देखो करोड़ का, जो करोड़ का बन जाता है निष्ठुर। क्या बन जाता है? निष्ठुर। इसका ये बन जाता है। अब चलते प्रश्न नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब ये देखो ऑप्शन, ये क्वेश्चन पहली वाली क्लास से भी रिपीट हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इस वजह से इसमें भी आ गया, तो उसको गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवित्री, क्योंकि ये कवि लिखा है, ये तो गलत है। और ये कवित्री ये भी गलत, कवित्री ये भी गलत। अब चलते प्रश्न नंबर 7 पे।
जिसका पार न पाया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका पार न पाया जा सके उसको बोलते हैं क्या, अपार। तो जो इसमें बताइए कि जिसको कोई पार ना पा जिसको कोई पार ना हो तो उसको बोलते हैं अपार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत क्या है, तो अनंत जिसका कोई अंत ना हो। अनंत क्या है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, कोई अंत ना हो, अंत ना हो। असीम क्या होता है, असीम की बात करें तो असीम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। और अगम्य क्या होता है, जहां पहुंचा ना जा सके, वो क्या होता है अगम्य। जहां पहुंचा, जहां पहुंचा ना जा सके, ना जा सके, वो क्या होता है अगम्य। अब चलते प्रश्न नंबर 8 पे। मोर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। देखो मोर का जो जो तत्सम होते हैं, तो तत्सम और तद्भव में फर्क क्या होता है। तत्सम होते हैं जो संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द होते हैं, और जिनमें सीधा जो थोड़ा हिंदी में बदलाव करके जो बनाए जाते हैं वो बन जाते हैं तद्भव। तो देखो तत्सम होगा इसमें मयूर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मयूर। अब मयूर देखो संस्कृत का मूल शब्द है। अब मोरी है, ये तो गलत शब्द है। मोर, मोर तो अगर ये बोलें जैसे मोर, उसको बोल सकते हैं। ये सिर पे बांधने वाला मुकुट होता है, उसको बोलते हैं मोर। और मयूर तो ये बर्तनीय अशुद्धि है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पे उठाना, देखो इसमें ऑप्शन एक है, उसमें ऑप्शन नंबर एक है अभिमान करना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, हवा में उड़ना। अभिमान करना हो जाएगा इसमें, हवा में उड़ना। बहुत शोर करना, बहुत शोर करना हो जाएगा। तो इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत शोर करना। क्योंकि जैसे बच्चों बच्चों ने कक्षा में आसमान सर पे उठा लिया था, ऐसे ऐसे इसको हम समझेंगे। तो कि कक्षा को बच्चों ने कक्षा में आसमान सर पे उठा लिया, तो उसको हो जाएगा बहुत शोर करना। अब भारी बोझ उठाना, भारी बोझ उठाना मतलब इसका अर्थ कोई तो वैसा अर्थ है नहीं। तो अत्यधिक क्रोधित होना, अगर इसको देखें जैसे आग बबूला होना, तो उसको क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे आग बबूला होना। आग बबूला होना, आग बबूला होना। अब चलते प्रश्न नंबर 10 पे। नाचना आने आगे, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अब देखो नाचना ना आना, ऑप्शन बी अपनी जो कमी छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना। और अगर ऑप्शन सी की बात करें तो आंगन का खराब होना, ये तो ऐसे ही शाब्दिक अर्थ है एक तरीके का। झूठा बहाना बनाना या यह अधूरा अर्थ है, कोई मतलब ही नहीं है। चलो प्रश्न नंबर चलते हैं 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। अब देखो हमने बोला था देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सीधे पहचानने के लिए पुल्लिंग में होता शब्द लगाओ, पुल्लिंग के लिए होता, और होती लगाओ स्त्रीलिंग के लिए। अब देखो यहीं से तुम्हें समझ में आएगा, ये होता है पुल्लिंग के लिए, ये होता है स्त्रीलिंग। अब देखो सुंदरता होती है, मूर्खता होती है, कपट होता है, निद्रा होती है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपट। इसमें देखो हम शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सुंदरता बढ़ती है, मूर्खता की जाती है, कपट किया जाता है, निद्रा आती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेज पर, तो पर विभक्ति जो पर विभक्ति किसमें होती है, पर अधिकरण में, पे पर किसमें आता है, अधिकरण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। और कर्म में क्या होता है, कर्म में होता है को। और करण में क्या होता है, से के द्वारा, जैसे साधन का प्रयोग होता है से या के द्वारा, किसमें होता है, करण में। संप्रदान को के लिए होता है, को के लिए संप्रदान में। अधिकरण में पे पर, में पे पर इसमें आते हैं अधिकरण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अब चलते प्रश्न नंबर 13 पे। सीता द्वारा गीत गाया गया, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। देखो सीता द्वारा गीत गाया गया, तो उसमें देखो कर्तवाच्य क्या होता है, कर्तवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है, जैसे सीता गीत गाती है। और कर्मवाच्य में क्या होगा, इसमें जो के द्वारा शब्द लगा होता है या द्वारा शब्द लगा होता है, वो हमेशा कर्मवाच्य में होता है। तो इसमें बोला तो सीता द्वारा गीत गाया गया, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। और देखो भाववाच्य में क्या होता है, जिसमें भाव की प्रधानता हो, जैसे सीता से गाया नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो उसमें नहीं शब्द और दोनों को मतलब असमर्थता का बोध कराता है, उसमें होता है भाववाचक।
अब चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 14 पे। हिंदी व्याकरण में दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव किस रूप में होता है? तो दर्शन शब्द को एक वचन बहुवचन, तो दर्शन में क्या होता है? हमेशा नित्य बहुवचन है, ये हमेशा दर्शन हो गया। तो नित्य बहुवचन वाले को शब्द जैसे होता है प्राण है, प्राण दर्शन, प्राण हुए, दर्शन हुए, आंसू हुए, आंसू। इसके बाद तुम्हें हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमेशा नित्य बहुवचन में आते हैं, जो सदैव पुल्य मतलब बहुवचन में होते हैं। अब चलते प्रश्न नंबर 15 पे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस में क्या होता है? अद्भुत में जो आश्चर्य का भाव होता है, किसका? आश्चर्य का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रति किसका है? श्रृंगार रस का है। और एक जो क्रोध है वो रौद्र का है, और उत्साह वीर रस का है। अब चलते प्रश्न नंबर 16 पे। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में कितनी कितनी होती हैं? रोला में होती हैं 24 मात्राएं। कितनी? 24 मात्राएं। और देखो इसमें क्या होता है, 11 में होता है सोरठा के विषम चरणों में कितनी होती हैं? 11। और दोहा के विषम चरणों में 13। और जो 16 होती हैं वो चौपाई में होती हैं। 16 होती हैं चौपाई में, ये होती हैं विषम चरणों में किसमें? 13 दोहा में। और 11 किसमें होती हैं? सोरठा के विषम चरणों में होती हैं 11। और दोहा का ठीक उल्टा कौन सा होता है? सोरठा। अब पीपर पात सरिस बन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस बन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक हो गया। रूपक में देखो क्या होता है, अगर ऑप्शन एक की बात करें, रूपक होता है जहाँ उपमेय उपमान में भेद ना हो, वहां होता है रूपक। अगर उपमा की बात करें, यहाँ देखो इसमें वही चीज बताएगी जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा। क्योंकि पीपर की पत्ते की तुलना मन से की जा रही है, तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो बनता है, जो उपमा बनता है, क्योंकि उसमें तुलना की जाती है, मन से की गई है। और उत्प्रेक्षा की अगर बात करें, उत्प्रेक्षा में जहाँ संभावना हो, जैसे जनु जानो, जो जनु जानो मनु मानो, वहां पे क्या होते हैं? उत्प्रेक्षा होते हैं। और अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण किसकी? वर्णों की आवृत्ति। अनुप्रास में होती है वर्णों की आवृत्ति। अब चलते प्रश्न नंबर 18 पे। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती की रचयिता कौन है? देखो अगर सुमित्रा पंत की बात करें, इनकी चिदम्बरा रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी नाला की बात करें, तो जो इनकी अनामिका है, परिमल है, किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी नाला की। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें, तो कामायनी है, आंसू है, ये सब इसमें आते हैं। अब तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। तो इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, राष्ट्र कवि भी बोला जाता है किसको? मैथिली शरण गुप्त को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान कितनी? देखो 18 क्या, देखो 18 18 को अगर समझें, देखो 1992 के जो 1992 के संशोधन के बाद 18 थी। कब 18 कब थी? 1992 के संशोधन में कितनी भाषाएं थी? 18। 22। तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब जो 2003 के 92 संविधान संशोधन के बाद कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। वो उसमें हम लोग इनको अगर बताएं 22 भाषाओं को, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, इसके बाद में गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषाएं हो जाएंगी हम लोगों की, जो 2003 के 92 संविधान संशोधन के बाद 22 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब आ जाए, अगर अब 14 की बात करें, 14 मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? अगर जब क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तब हम लोग लगाएंगे कितना आंसर? 14 भाषाएं थी। अगर 24 तो कोई मतलब का नहीं, इसको गलत ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 पे। राम खेल रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो खेल रहा था पूर्ण भूत क्या होता है? इसमें क्या होता है? राम खेल चुका था, तो वो हो जाता पूर्ण भूत, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? तो राम खेल रहा था, क्योंकि खेल रहा था अभी पूरा नहीं हुआ है, भूतकाल की बात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध में क्या होगा? तो संदिग्ध में अगर इसी टेंशन को सेंटेंस को बनाएंगे, राम खेला होगा, क्या बन जाएगा? राम खेला होगा, संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। सामान्य भूतकाल में अगर बात करें, तो राम खेला, ये सामान्य भूत है। अब जाते प्रश्न नंबर 21 पे। अंबर, अंबर का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? देखो उसमें पूछा क्या है? नहीं है। नहीं शब्द को हमेशा मार्क करना, क्योंकि यही चीज हमेशा एग्जाम में गलती कराती है। तो आकाश, आकाश अंबर का मुख्य अर्थ है, ये इसका अर्थ है। वस्त्र, ये भी इसका मतलब इसका अंबर का अर्थ है। अगर बादल की बात करें, अंबर का एक अर्थ बादल भी है।
तो अब बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमल, मतलब कमल। अब चलते प्रश्न नंबर 22 पे। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। देखो पुरुषवाचक में क्या होता है, पुरुषवाचक में कौन कौन आते हैं, जैसे इसमें मैं है और तुम और वह है, ये किसमें शब्द आते हैं, पुरुषवाचक में। निजवाचक में क्या आता है, निजवाचक में जैसे आप या स्वयं या खुद, वो किसमें आते हैं, निजवाचक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक में पहली क्लास में भी बताया था, ये क्वेश्चन बताए थे, समझाए थे, यह और वह है, ये निश्चितता का बोध कराते हैं, तो उसमें निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई कुछ, जिसमें कुछ पता ना होता है, तो वहां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 23, संस्कृति, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा। देखो अब ऑप्शन को देखो, संस्कृत तो ये एक भाषा है, ये क्या है, भाषा है। और सांस्कृतिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विशेषण पूछा है तो सांस्कृतिक, इसमें एक प्रत्यय लगा है। और उसके बाद में अगर क्योंकि एक प्रत्यय लगा है तो ये बन जाएगा सांस्कृतिक। संस्कारी, तो ये भी एक विशेषण है, क्योंकि यह संस्कार का विशेषण है। और सांकृतिक जो अशुद्ध वर्तनी है, कोई इसका मतलब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रतिकूल, कूल मूल शब्द है और इसमें लगा है प्रति, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रति। अब देखो अगर प्रा की बात करें, प्रा से बनने वाले हो जाएंगे प्रकार। और अगर परी की बात करें तो परी से बन जाएगा परिवार। और अगर परा से बात करें तो परा से बन जाएगा पराजय। तो ऐसे शब्द बन जाएंगे। अब चलते प्रश्न नंबर 25 पे। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मिठास, मिठास, तो मिठास में अगर बात करें तो इसमें मूल शब्द क्या है, मीठा। अगर मीठा शब्द है तो उसमें क्या लगा हुआ है, आस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मिठास। तो बाकी सब तो कोई मतलब कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध पूछ रहा है। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिंदी भी लगी है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। श्री कृष्ण को अनेकों, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, श्री कृष्ण का अनेक, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये है, इसमें अंक की बिंदी नहीं लगी, तो ये गलत है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ईद का चांद होना, ईद का चांद होने का मतलब हो गया कि जैसे अगर ऑप्शन को देखो, बहुत सुंदर होना, ये तो गलत है। दुर्लभ होना, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईद का चांद, ईद का चांद होना या दुर्लभ होना। दुर्लभ होना का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और मूर्ख होना तो ऑप्शन गलत है, खुशबूदार कोई मतलब नहीं है। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द को पहचान देखो, तद्भव चंद्रमा, चंद्रमा कैसा है, तत्सम है। सूर्य तत्सम है। और आग, आग इसका जो आग है तद्भव है। मुख, मुख ये भी तत्सम है, कि मुख किसका होता है, मुंह का होता है। और जो सूर्य होता है वो किसका, सूरज का है। और जो आग की बात करें, वो अगर चंद्रमा की बात करें तो वो चंद्रमा तत्सम है, चांद का होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव देखो, महोधन उत्सव ये गलत है, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो इसमें हो जाएगा महाधन उत्सव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पहला अशुद्ध है, दूसरा इसमें, और देखो इसमें संधि कौन सी है, संधि की अगर बात करें इसमें संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। चौराहा में कौन सा समास है। अगर चौराहा में पूछा है तो इसमें मैंने अभी आगे बताया था, जब संख्याओं का अगर शब्द आते हैं तो वहां पे जो पहला जो पद होता है संख्यावाची होता है, तो उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास। और द्वंद्व में क्या बताया था, द्वंद्व में होता है जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन इत्यादि जो भी शब्द आते हैं, जैसे बीच में योजक चिन्ह भी लगा होता है, वहां होता है द्वंद्व समास। बहुब्री की बात करें, बहुब्री में जहां कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, लंबोदर बोले जिसका लंबोदर, दशानन, जब तीसरे की ओर इशारा करिए, जैसे कि दशानन में बोलेंगे तो रावण, अर्थात अगर ऐसी चीजें बोलेंगे जो तीसरे की ओर इशारा करता है, वहां होता है बहुब्री। बहुब्री एक ऐसा है कि अगर बहुब्री कर्मधारय अगर इकट्ठे आ जाते हैं, जब भी क्वेश्चन में जैसे बोल दिया जाए, जैसे लंबोदर या फिर बोल दिया जाए नीलकमल या कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है जहां पर बहुब्री के चांस ज्यादा रहते हैं, कि बहुब्री सर्वोपरि माना जाता है एक तरीके का, अगर बहुब्री कर्मधारय के साथ अगर मैचिंग किया जाएगा तो हमेशा आयोग भी बहुब्री को ही प्रायिकता पहले देता है। अब तत्पुरुष समाज में प्रायोरिटी हमेशा बहुब्री को मिलती है। तो तत्पुरुष में क्या होता है,
तत्पुरुष में होता है जहां कारकों का चिन्ह, कारक जो चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, वहां पे होता है तत्पुरुष समास। अब जाते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का जैसे उन्नति होता है उठना, तो मतलब उन्नति, तो उसका क्या हो जाएगा? पतन। पतन, पतन तो ये तो उत्थान का होता है, पतन किसका होता है? उत्थान का। अवनति, तो अवनति इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्गति क्या होता है? दुर्गति का होता है सदगति, और विनाश का निर्माण होता है। दुर्गति का सदगति और विनाश का निर्माण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिनकर, दिनकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो दिनकर, दिनकर अगर बात करें तो इसको देखो, चंद्रमा का होता है सुधाकर, होता है शशांक, होता है हिमांशु, राकेश, ये किसके होते हैं? चंद्रमा के। अगर सूर्य की बात करें, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो उसने पूछा क्या? दिनकर, दिनकर तो किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। आग की बात करें, अनल, पावक, ये किसके होते हैं? आग के। बादल की बात करें, जलद, नीरद, बारिद, जिसके पीछे दा लगा होता है वो सारे के सारे किसके बनते हैं? बादल के। और जिसके पीछे जा लगा होता है वो सारे बनते हैं कमल के। जिसके पीछे धी लगी होती है, धी, ये चीज, ये धी लगी होती है, वो बनती है समुद्र के। वो सारे किसके बनते हैं? समुद्र के। अब चलते हैं हम लोग, आप हम लोगों का ये गद्यांश है। तो गद्यांश को पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। गद्यांश के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ से कुछ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। तो मिल गया, ढूंढो कहाँ पे लिखा है। केवल मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। अब आगे चलते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन काल में देखो, यहाँ थे हम लोग, एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने परिवार और समाज के लिए उपयोगी होता है, बल्कि वह राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण। मिल गया, चरित्र निर्माण। मतलब ऑप्शन नंबर किसमें जाएगा? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण किसमें लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। कहाँ पे? ये देखो लिखा है, चरित्र निर्माण और नैतिक विकास। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। तो 35 की अगर बात करें, इसमें पूछा आज की शिक्षा प्रणाली का जो रूप, जो स्वरूप है, कैसा हो गया है? अगर इसको देखो, हम लोग कहाँ थे? निर्माण हो, मूल्यों का विकास था, गुरुकुल प्रणाली इसी विचारधारा पर आधारित थी। और आज की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक, अत्यधिक रोज में जो रोजगार, रोजगारोन्मुखी हो गई है। कैसी? रोजगारोन्मुखी हो गई है। तो यहाँ लिखा देखो ऑप्शन नंबर बी में, अत्यधिक रोजगारोन्मुखी हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक, आधुनिक शिक्षा में किसे शामिल करना अत्यंत आवश्यक है? इसमें देखो कहाँ हम लोग पहुंच हो गई है, जिससे समाज का भौतिक विकास तो हो, विकास तो हो रहा है, लेकिन नैतिक पतन भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और अतः आधुनिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। क्या बोला? नैतिक शिक्षा को। ये देखो, नैतिक शिक्षा को बोला है। कहाँ लिखा है नैतिक शिक्षा को? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग लास्ट के क्वेश्चन पे। गद्यांश में जो प्रयुक्त सर्वांगीण शब्द का क्या अर्थ है? देखो सर्वांगीण की बात करें, अगर सर्वांगीण देखो, जैसे इसमें सर्वांगीण की बात की गई है, जैसे सभी दिशाओं में होने वाला संपूर्ण, मतलब संपूर्ण केवल ऐसा नहीं कोई चीज छोड़ के, सभी अंगों या दिशाओं की बात कर रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग, अब आप सभी लोग बताना आपका स्कोर इसमें कैसा, कितना रहा है। और ऐसी हम लोग क्लास लाएंगे अगली बार भी। आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।